हेलो दोस्तों, द हॉरर ट्रूथ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो अब वक्त है कुछ डरावनी कहानियाँ सुनने का और डरने का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल द हॉरर ट्रूथ को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार एक नया विवाहित जोड़ा नए शहर में रहने जाता है। मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि इनकी कहानी क्या है। इस नए विवाहित जोड़े में लड़के का नाम विक्रम है और लड़की का नाम साक्षी है। विक्रम की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। दोनों बहुत खुश रहते थे। एक दिन विक्रम की कंपनी वालों ने कंपनी के काम के लिए कुछ महीने के लिए विक्रम को दूसरे शहर में पोस्टिंग कर देती है। कंपनी ने जो फ्लैट दिया उसमें ये लोग रहने के लिए जाते हैं, पर इनको क्या पता था कि इनकी ज़िंदगी का सबसे डरावना सच ये बनने वाला है। पहले दिन ही साक्षी और विक्रम मिलकर पूरा फ्लैट सजा लेते हैं। फ्लैट 2 BHK का था तो ज़्यादा समय नहीं लगा। ये लोग नए शहर में ढलने की कोशिश की बात एक दूसरे से करने लगते हैं और खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। देर रात में विक्रम की नींद खुलती है। वो पानी पीने के लिए उठता है। पलटकर जब वो साक्षी की तरफ देखता है तो उसे वहाँ साक्षी नहीं दिखती। थोड़ी देर बाद विक्रम के गले पर 2 हाथ पीछे से उसके ऊपर आते हैं। विक्रम चौंक कर देखता है तो पीछे साक्षी खड़ी हुई होती है। साक्षी बोलती है, क्यों चौंक गए? मैं बाथरूम गई थी, तुम क्यों जागे हो? विक्रम बोलता है, कुछ नहीं, बस पानी पीने के लिए जागा था। और ये लोग फिर सो जाते हैं। सुबह उठकर साक्षी दोनों के लिए नाश्ता और खाना बनाती है। विक्रम नाश्ता करने के बाद अपना टिफ़िन लेकर काम पर निकल जाता है। साक्षी अपने फ्लैट में अकेली सोच रही होती है, चलो जो बाकी का काम है उसे पूरा कर लेती हूँ। वो कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन की तरफ जाती है और फिर मशीन में कपड़े धुलने के लिए डालकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है तो देखती है कि कपड़े तो वॉशिंग मशीन में है ही नहीं। तो वो घबराकर इधर उधर ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते वो बेडरूम में पहुंचती है। वहाँ उसके सारे गीले कपड़े उसके बिस्तर पर थे। वो ये सब समझ नहीं पाती है। शाम को जब विक्रम घर आता है तब वो ये सारी बात विक्रम को बताती है। विक्रम इसे वहम समझकर बात को काट देता है। रात को दोनों अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। तभी रात में किसी की तेज तेज सांस लेने की आवाज़ से विक्रम की नींद टूटती है। विक्रम धुंधली आंखों से बैठता है और मुड़कर देखता है तो वो बिस्तर से डर के मारे गिर जाता है। वो देखता है कि बिस्तर पर साक्षी के बगल में कोई काला साया सोया है जो एक आदमी की तरह दिख रहा है। विक्रम दौड़कर बाथरूम में जाकर पहले अपनी आंखें धोता है और वापस आकर फिर देखता है, अब वहाँ पर कोई नहीं था। विक्रम को लगता है कि ये सब ठीक से ना सोने की वजह से भ्रम हो रहा है। इसी तरह एक हफ्ता बीतने के बाद दोनों अब तक कई बार डर का सामना कर चुके थे, पर वो उसे भ्रम मानकर बार बार टाल देते थे। फिर एक दिन रात में दोनों अपने बिस्तर पर सोए थे। कुछ देर बाद बिस्तर हिलने लगता है। दोनों की नींद खुल जाती है। पहले साक्षी उठती है तो सब नॉर्मल था। फिर भी वो चेक करने के लिए बिस्तर के नीचे झांकती है और जैसे ही वो बिस्तर के नीचे झांकती है तो कोई उसके बाल पकड़कर बिस्तर के नीचे खींच लेता है। साक्षी चिल्लाती है तो उसके कारण विक्रम भी जाग जाता है और वो बिस्तर के नीचे उतरकर साक्षी को देखता है और देखता है कि साक्षी और देखते ही वो पीछे की तरफ जाकर गिर जाता है। वो देखता है कि साक्षी लेटी हुई है और उसकी तरफ देख रही है और साक्षी के पीछे कोई है जो साक्षी का सिर ज़मीन पर दबाए हुए है। वो फिर भी टॉर्च जलाता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। फिर वो साक्षी को बाहर निकालता है और दोनों बहुत डर जाते हैं। विक्रम और साक्षी दोनों कमरे से बाहर
जाने की कोशिश करते हैं, पर कोई दरवाजे के पास खड़ा होता है। दोनों की हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। तभी विक्रम अपने टॉर्च जलाने की सोचता है। टॉर्च काम नहीं करता। इस दौरान वो देखता है कि साक्षी उसके बगल में नहीं है। वो इधर उधर देखता है तो साक्षी दरवाजे के पास खड़ी होती है और डर के इशारा करते हुए कहती है, वो तुम्हारे पीछे है। विक्रम डरते हुए पीछे पलटता है तो उसे एक जोर का मुक्का पड़ता है, जिससे वो ज़मीन पर आकर गिर जाता है। उसके बाद उसके ऊपर कमरे के सामान से हमला होने लगता है। विक्रम को काफ़ी चोटें आ जाती हैं। उधर साक्षी दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाती है और वो तुरंत विक्रम को उठाती है और वहाँ से निकलने लगती है। तभी दोनों के पीछे एक और ज़ोर से धक्का लगता है, जिससे वो सीधा फ्लैट के बाहर गिरते हैं। वो तुरंत ही लिफ्ट में चले जाते हैं और बिल्डिंग के बाहर पहुंचने के बाद देखते हैं कोई साया उनके फ्लैट की खिड़की पर खड़ा है, जो थोड़ी देर में ही गायब हो जाता है और फ्लैट की लाइट भी बंद हो जाती है। विक्रम और साक्षी इस बात को समझने में चूके थे ये फ्लैट हॉन्टेड है, और वो दोनों दूसरे दिन मैनेजर को भेजकर अपना सामान वहाँ से निकलवा लेते हैं और वो दोनों कहीं और रहने चले जाते हैं। पर ये हादसा आज भी उनकी रातों की नींद उड़ा देता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो चलिए अब अगली कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम सरिका था। सरिका 15 साल की लड़की है जो छुट्टियों में अपने गांव दादा दादी के घर घूमने जाती है। सरिका जब अपने दादी के घर पहुंचती है तो उसके दादा दादी अपनी पोती से मिलकर बहुत खुश होते हैं। पर यह बात किसी को नहीं पता थी कि जल्द ही इनकी ये खुशी पर ग्रहण लगने वाला है। सरिका के कुछ दिन तो उस गांव में बहुत अच्छे से बीत जाते हैं। फिर एक दिन सरिका और उसकी सहेलियों के साथ गांव के बगीचे में खेल रही थी। सरिका खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वो अपनी सहेलियों से कहती है, चलो ना आम तोड़ते हैं। सरिका पत्थर से आम को तोड़ने की कोशिश करती है और उसका पत्थर आम पर लग भी जाता है, जिससे आम गिर जाता है। पर आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबी एक पोटली के पास चला जाता है। सरिका जब आम लेने वहाँ पहुँचती है तो उसे पोटली का थोड़ा हिस्सा उसे दिखाई देता है। वो सोचती है, क्या है ये सोचकर वो पोटली बाहर निकाल लेती है। उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसे उसमें कंगन मिलते हैं, जो बहुत पुराने दिख रहे थे। सरिका को पता भी नहीं था कि ये कंगन उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाले हैं। वो कंगन उसे अपने और आकर्षित कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो उस कंगन को अपने घर लेकर चली जाती है। घर आकर वो ये सारी बातें अपनी दादी को बताती है और वो कंगन भी दिखाती है। फिर दादी ने जो कहा वो सुनकर सरिका डर से कांपने लगती है। दादी कहती है कि वो पोटली कोई आम पोटली नहीं थी, वो एक चुड़ैल की पोटली थी। तुमने ये कंगन उस पोटली से निकालकर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है। वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगी। सरिका डरते हुए दादी से बोलती है, मैं समझी नहीं दादी, वो क्यों और कैसे आएगी। दादी ने बोला, ऐसी ही पोटलियों में भटकती हुई आत्माओं को कैद करके ज़मीन में गाड़ा जाता है, और तुमने उस पोटली को ज़मीन से निकाला है और उसका कंगन भी तुम लेकर आई हो। तुम इस मनुष्य कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैल अपना बदला लेती है। वो चुड़ैल भी हमसे अपना बदला लेने ज़रूर आएगी। सरिका इस बात से डरती तो है, पर उसे ज़्यादा यकीन नहीं होता। वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। उस रात को करीब 1 बजे उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। सरिका की नींद खुलती है तो वो देखती है कि लाइट नहीं है। वो अपने बिस्तर के बगल में रखे टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है।
तभी वो देखती है कि टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है, जिसकी आंखें एकदम लाल हैं और एकटक उसे ही देख रही हैं। सरिका चिल्लाते हुए अपनी दादी के पास जाती है, पर दादी के कमरे में उसे दादी नज़र नहीं आती। वो बरामदे में जाती है तो दादी उसे ज़मीन पर गिरी मिलती हैं। सरिका अपने दादा को खोजने जाती है, पर उसके दादा उसे कहीं नज़र नहीं आते। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला पाती है तो डर के मारे बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने दादा दादी दिखते हैं। वो अपने दादा दादी को सारी कहानी बीते रात की बताती है। दादी बोलती हैं, हम दोनों अपने कमरे में ही थे। दादी सब समझ जाती हैं और उन्होंने बोला, ये सब उस चुड़ैल का किया धरा है। वो कंगन उस पोटली में वापस रखने होंगे, वरना वो यहाँ से नहीं जाएगी। सरिका बोलती है, चलो ना दादी, अभी कंगन रख आते हैं। दादी बोलती है, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने के लिए तो तुम्हें अकेले ही वो भी रात में जाकर उस कंगन को वहाँ रखना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है। सरिका हिम्मत करके कहती है, ठीक है, मैं जाऊंगी। दादी ने बोला, ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं करने देगी। इसलिए दादी ने उसे रात में जाने से पहले एक मंत्र से युक्त ताबीज़ उसके हाथ पर बांध देती है। अब सारिका रात होने के बाद अकेले बगीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, पर दादी ने कहा था कि वो चुड़ैल तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी। तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना, वरना वो तुझे अपने कब्जे में कर लेगी। एक बार उसने तुम्हें अपने कब्जे में कर लिया, फिर तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो तुम्हें मार भी सकती है। सारिका इस बात का ध्यान रखते हुए ईयरफोन लगा लेती है और गाने सुनने लगती है। तभी कुछ दूर जाने पर उसका मोबाइल काम करना बंद कर देता है। फिर भी वो चलती रहती है और उस पोटली के पास पहुंच जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि पीछे कोई खड़ा है, पर दादी ने कहा था कि उसकी तरफ मत देखना, तो वो नहीं देखती है और डर की वजह से वो पसीने से लथपथ हो जाती है। फिर वो हिम्मत करते हुए उस पोटली को खोलकर उसमें कंगन रखती है और ज़मीन में गाड़ देती है और आंखें बंद कर कर बहुत तेज़ी से वहाँ से भागती है। सीधे अपने घर आकर ही रुकती है। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है, पर वो इतनी डर जाती है कि दूसरे दिन ही वापस शहर अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है। तो ये था सरिका की ज़िंदगी का वो खौफनाक किस्सा जिसे वो आज भी सोचने पर डर जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो चलिए अब अगली कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राहुल है। मैंने अपनी पढ़ाई उत्तराखंड में पूरी की थी और उसके बाद मैंने जॉब करनी शुरू कर दी थी। मेरी शादी भी हो चुकी है और मेरा एक लड़का भी है। घर में मेरी माँ रहती हैं और मेरे पापा का 2 साल पहले स्वर्गवास हो चुका है। मैं जहाँ जॉब करता था वो एरिया बहुत ही ज़्यादा सुनसान था और मेरी जॉब लोकेशन के ठीक बाजू में एक शमशान भी पड़ता था और मैं भूत प्रेत में ज़रा भी विश्वास नहीं करता था। एक दिन मैं अपनी बाइक से अपने घर आ रहा था, तभी रास्ते में एक नींबू मिर्ची पड़े थे, पर मुझे वो दिखे नहीं। उसके कारण मैंने गलती से उसके ऊपर से बाइक निकाल दी। फिर मैं घर पहुंचा, उसके बाद मैंने खाना खाया और सो गया। तब तक मुझे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। उसके बाद अचानक से मैं रात के 2-3 बजे उठकर अजीब अजीब हरकतें करने लगा। कभी कभी मैं चिल्लाने लगता, कभी हंसने लगता, कभी रोने लगता और चीखता कि मुझे मत मारो मत मारो। ये सब देखकर मेरी माँ और बीवी बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके कारण उन दोनों ने मुझे हॉस्पिटल ले गए और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। मेरी वाइफ की फ्रेंड ने उसे बताया कि वो एक बाबा को जानती है जो इन सब के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो अगले ही दिन मेरी माँ और मेरी बीवी मुझे उन्हीं बाबा के पास ले गई। जब हम उन बाबा के पास गए तो मेरी बीवी ने देखा कि वो साधना कर रहे हैं। बाबा ने इशारा करते हुए बैठ जाने को बोला और बाबा के आसपास कंकाल और खून पड़ा था। जैसे ही बाबा की साधना पूरी हुई, उन्होंने कहा कि कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ इसके साथ क्या हुआ है। बाबा ने मेरी पत्नी से कहा कि इसे इस घेरे में बैठा दो और उसके बाद वो मंत्र पढ़कर कुछ मेरे ऊपर फेंकने लगे और पूछने लगे, बता कौन है तू।
उसके बाद बाबा ने बोला कि राहुल को इस घेरे में बैठा दो, और बाबा उस पर कुछ मंत्र पढ़कर फेंकने लगे और पूछा, कौन है तू, बता। राहुल अपने आप को नाखूनों से नोचने लगा और उसके सारे शरीर से खून निकल रहा था। उसके बाद राहुल की पत्नी ने कहा, कुछ करिए बाबा। बाबा ने वो पानी लिया और उस पर मंत्र पढ़कर फिर राहुल के ऊपर फेंका और बोला, बता कहाँ से है तू, कौन है तू। उसके बाद राहुल के अंदर जो साया था उसने बोला, मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ, मेरा भी बिल्कुल। उसके बाद उस साये ने बोला, मेरा भी बिल्कुल ऐसा ही परिवार था, लेकिन मेरा पति रोज़ दारू पीकर मुझे मारता था और मेरी सासू माँ भी उसे कुछ नहीं कहती थी। और एक दिन वो इतनी दारू पी के आया और मुझे बहुत मारा कि मैं मर गई, और मेरी सासू माँ ने और मेरे पति ने मुझे मेरी लाश को ठिकाने लगाया और समुंदर में फेंक दिया। और मेरे मर जाने के बाद मेरी सासू माँ ने और मेरे पति ने मुझे मेरी लाश को उठाकर पानी में फेंक दिया। उसके बाद मुझे मुक्ति नहीं मिल पाई, इसके कारण मैंने इनके परिवार को बहुत सताया। उसके बाद उन्होंने एक तांत्रिक की मदद से मेरी आत्मा को एक नींबू मिर्ची के अंदर कैद करवा दिया और उस नींबू मिर्ची को एक चौराहे पर फेंकवा दिया। और उसी दिन राहुल वहाँ से निकला और उसने वो नींबू मिर्ची के ऊपर से बाइक निकाली। तब से मैं उसके पीछे हूँ। उस साये की सारी बात सुनने के बाद बाबा ने राहुल के हाथ पर एक तावीज़ बांधा और कहा कि इस तावीज़ को कभी भी मत खोलना। और आज उस घटना को बीते 5 साल हो चुके हैं, पर आज भी जब मैं उस घटना के बारे में याद करता हूँ तो मेरी रूह तक काँप जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो चलिए अब अगली कहानी शुरू करते हैं। मेरे गांव में एक पुरानी खंडर हवेली है जिसमें करीब पिछले 65 सालों से कोई नहीं रहता। ये बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताई। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगह पर जाना और उनके बारे में जानने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। फिर एक दिन अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का प्लान बनाया और उस खंडर हवेली के सामने पहुंच जाते हैं। वहां दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। मैंने जब ये अपने दोस्तों से पूछा कि यहाँ अगल बगल में कोई रहता क्यों नहीं है, बल्कि लोग इस रास्ते पे आ जा भी नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मेरे दोस्त ने बताया कि ये हवेली सिर्फ पुरानी और खंडर ही नहीं, बल्कि एक भूतिया हवेली है। मैं बोला, ऐसा तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्त ने कहा, ये पूरा गांव यही मानता है। इसके बारे में एक पुरानी और सच्ची घटना यहाँ प्रसिद्ध है। मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल और बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी? तब उनमें से एक दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया। आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े ज़मींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी जो बहुत सुंदर थी। उनका नाम सुलेखा था। उस समय के डाकुओं का भी बहुत ज़्यादा खौफ और डर रहता था। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में भी घुसती, उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन और संपत्ति पर नज़र पड़ी, जिसके बाद उसने जमींदार के घर डकैती डालने का सोचा। इस पर सभी डाकुओं ने हाँ कर दी। फिर एक दिन वो भी आ गया जो जमींदार ने कभी सोचा भी नहीं होगा। डाकुओं ने एक दिन जमींदार की हवेली पर रात में डकैती मार दी। जमींदार ने अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे, जो डाकुओं को हवेली में आने से रोक सके। क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे, वहीं डाकुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी और अच्छे हथियारों के साथ लैस थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाही और नौकर कुछ ही देर में मार डाले। ये सब जमींदार ने देखने के बाद सोचा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाएं, उसने अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को एक हवेली में ही किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपनी पत्नी को एक कमरे के अंदर और एक खुफिया कमरे के अंदर छिपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए, जिसमें जमींदार की मौत डाकुओं के हाथ हो गई। पर जमींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया।
डाकुओं ने खजाना बहुत खोजा पर वो नहीं मिला। फिर डाकू वहाँ से हवेली की कीमती सामान लेकर वहाँ से चले गए। पर जमींदार की पत्नी जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को भी नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, पर वो अंत तक कुछ नहीं कर सकी और भूख प्यास से वो तड़प तड़प कर एक दिन मर गई। उसके मरने के बाद उसके लाश से आती बदबू से लोगों ने हवेली में गए और उस कमरे को तोड़कर उसकी लाश को वहाँ से बाहर निकाला और उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। कहा जाता है कि आज भी वो अपने पति का इंतज़ार उस कमरे में करती है और उसका पति कभी तो आएगा और उसे इस कमरे से आज़ाद करेगा, और आज भी उसे उसकी हवेली में घुसपैठिए या उसके बिना इजाज़त के अंदर आने वाले लोगों को सज़ा देती है। मैंने अपने दोस्तों की ये कहानी सुनकर उन पर विश्वास नहीं किया। मैंने पूछा, क्या यार तुम लोग भी ना कब की बात आज तक लेकर बैठे हो, इसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला कि कुछ लोग ने इस हवेली में जाने की और वहाँ रुकने की गलती की थी, जो आज तक इस सदमे को भुला नहीं पाए हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब दोस्तों ने मुझे बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप जाता है। उसके बाद कोई कुछ नहीं जानता कि उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ था। बस दूसरे दिन अपराधी की लाश उस हवेली में से मिली। मैंने बोला, ये हादसा भी तो हो सकता है ना? तो उन लोगों ने कहा, एक बार एक चरवाहा उस हवेली में एक रात रुकने के लिए रुक जाता है। जो सुबह जिंदा उस हवेली से बाहर तो आ जाता है, पर अपना मानसिक संतुलन खो देता है। तब से वो आज तक पागल है। ये सब बातें सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई उस हवेली के अंदर जाने की, इसलिए हम लोग वहाँ से घर चले गए और दोबारा फिर कभी उस हवेली को देखने नहीं गए। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल द हॉरर ट्रूथ को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप भी अपनी सच्ची डरावनी कहानियाँ हमें भेजना चाहते हैं तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर अपनी सच्ची डरावनी कहानियाँ हमें भेज सकते हैं।